कभी सोचा है कि भविष्य में हमारी खाने की थाली कैसे दिखेगी? खाना आएगा कहाँ से? आज हम एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो इन सवालों का जवाब हो सकती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, या जिसे हम जीएम क्रॉप्स कहते हैं। देखिए, भारत में ये एक ऐसा टॉपिक है जो जितनी उम्मीदें जगाता है उतना ही डर भी। तो चलिए आज इस पूरी बहस की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, मतलब हर रोज करोड़ों लोगों के लिए खाना चाहिए। लेकिन खेती करने के लिए जमीन तो उतनी ही है, बल्कि कमी हो रही है। ये एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है, नहीं? और साइंटिस्ट्स इसका हल कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भोजन के डीएनए के अंदर ही खोज रहे हैं। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। पहले हम समझेंगे कि असल में प्रॉब्लम है क्या। फिर हम साइंस की बात करेंगे, देखेंगे कि इसके फायदे और नुकसान क्या-क्या हैं, भारत में इसकी क्या कहानी चल रही है, और आखिर में एक बड़े सवाल पर आकर रोकेंगे कि अब आगे क्या। तो चलिए पहली और सबसे बड़ी चुनौती से ही शुरू करते हैं। ज्यादा लोग, कम जमीन। सुनने में ये एक सिंपल मैथ्स प्रॉब्लम लगती है ना? लेकिन इसका जो भी हल निकलेगा वो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। तो इस बड़ी प्रॉब्लम के जवाब में साइंस एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी आइडिया लेकर आता है। क्यों ना हम पौधे के जेनेटिक ब्लूप्रिंट को ही बदल दें। जी हां, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं। तो सवाल उठता है, ये जीएम फसल आखिर है क्या चीज? इसको ऐसे समझिए जैसे आप किसी पौधे की रेसिपी बुक यानी उसका डीएनए ले रहे हैं और उसमें एक नया इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं। ये इंग्रेडिएंट किसी बैक्टीरिया या किसी दूसरे जीव से लिया जा सकता है ताकि उस पौधे में एक ऐसी सुपर पावर आ जाए जो उसमें पहले नहीं थी, जैसे कीड़ों से खुद को बचाने की ताकत। और ये होता कैसे है? सबसे फेमस उदाहरण है बीटी कॉटन का। वैज्ञानिकों ने बैसिलस थुरिंजिएंसिस नाम के एक मिट्टी के बैक्टीरिया से एक खास जीन निकाला। अब इस जीन की खासियत यह है कि एक तरह का नेचुरल कीटनाशक बनाता है। तो साइंटिस्ट ने इस जीन को उठाया और कपास के पौधे के जेनेटिक कोड में डाल दिया। नतीजा, अब वो कपास का पौधा अपना कीटनाशक खुद बनाने लगा जो उसे कीड़ों से बचाता है। सिंपल। देखिए, ये टेक्नोलॉजी कोई रातों रात नहीं आ गई। इसके पीछे दशकों की मेहनत है। 70 के दशक में लैब में एक्सपेरिमेंट शुरू हुए और 90 के दशक तक ये सुपरमार्केट में पहुंच गई। भारत में इसकी कहानी 2002 में शुरू हुई, जब बीटी कॉटन को यहां खेती के लिए हरी झंडी मिली। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई, लेकिन इससे उम्मीदें क्या हैं? इसके जो सपोर्टर्स हैं वो किस तरह के भविष्य का वादा करते हैं? चलिए अब जरा वो भी देख लेते हैं। जो लोग जीएम फसलों को सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि इसके फायदे बहुत हैं। सोचिए, ज्यादा पैदावार मतलब ज्यादा खाना, केमिकल वाले कीटनाशकों का इस्तेमाल कम होगा तो पर्यावरण को भी फायदा होगा और किसानों की कमाई भी बढ़ेगी। और बात सिर्फ पैदावार तक ही सीमित नहीं है। गोल्डन राइस जैसी फसलें तो सीधे सीधे सेहत को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं ताकि विटामिन ए की कमी को दूर किया जा सके। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इस सुनहरी तस्वीर के पीछे कुछ गहरे सवाल और चिंताएं भी हैं जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो पर्यावरण से जुड़े खतरों की तरफ इशारा करते हैं, जैसे क्या होगा अगर इन फसलों के जीन्स हवा, पानी से दूसरी जंगली पौधों में फैल गए? हमारी बायोडाइवर्सिटी का क्या होगा? कुछ लोग सेहत से जुड़ी चिंताएं भी जताते हैं। हालांकि इस पर वैज्ञानिकों में अभी भी बहस जारी है। पर शायद सबसे बड़ा सवाल आर्थिक है। क्या इससे किसान कुछ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के पेटेंट वाले बीजों पर पूरी तरह निर्भर नहीं हो जाएंगे? चलिए अब दुनिया से हटकर सीधे भारत की बात करते हैं। देखते हैं कि हमारे देश में जीएम फसलों की कहानी क्या है और यहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है। भारत में किसी भी जीएम फसल का भविष्य एक कमेटी तय करती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यानी जेईसी। यही वो संस्था है जो आखिरी फैसला लेती है कि कौन सी जीएम फसल खेतों में उगाई जाएगी और कौन सी नहीं। और भारत का सफर ना बड़ा मिला जुला रहा है। एक तरफ बीटी कॉटन है जिसे बड़े पैमाने पर अपनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ बीटी बैंगन था जिसे भारी विरोध के बाद रोक दिया गया, और जीएम सरसों का भविष्य तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। ये सब दिखाता है कि भारत में टेक्नोलॉजी और सावधानी के बीच एक लगातार खींचतान चलती रहती है। तो इन सब बातों के बाद हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां एक रास्ता टेक्नोलॉजी और तरक्की का है और दूसरा सावधानी बरतने का। सवाल यह है कि भारत के लिए सही रास्ता कौन सा है? शायद इसका जवाब किसी एक रास्ते में नहीं, बल्कि संतुलन में है। हमें नई टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करना होगा कि उसकी पूरी सुरक्षा जांच हो,
पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो और हमारे किसानों का हित सबसे ऊपर रहे। मतलब ये या वो नहीं, बल्कि ये भी और वो भी वाला रास्ता अपनाना होगा। और यहीं आके हम इस आखिरी सवाल पर रुकते हैं, इनोवेशन और प्रिकॉशन यानी नवाचार और सावधानी के बीच भारत वो सही संतुलन कैसे बनाएगा। इस सवाल का जवाब ही हमारी खाद्य सुरक्षा और हमारी खेती का भविष्य तय करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।